हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं 2003 में आई द बोन स्नैचर मूवी के बारे में। मूवी के नाम से ही कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, और नहीं हुई तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद तो हो ही जाएंगी। पूरी मूवी की कहानी अफ्रीका के नामिब डेजर्ट में घटेगी। हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसमें क्लाइव, हार्वे और पॉल थे। उन्होंने एक जगह के बारे में पता लगाया था और उन्हें लगता है कि वहाँ पर खजाना होगा। दरअसल ये एक प्राइवेट कंपनी के लिए वहाँ काम कर रहे होते हैं और उनका काम ही था रेगिस्तान में डायमंड को ढूंढना। तो वो तीनों उस जगह पर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक अंडे के शेप का बहुत बड़ा चट्टान दिखता है, जिसके ऊपर जब वो हथौड़ा मारते हैं तो वो टूट जाता है और एक अजीब सा क्रिएचर उसमें से निकलकर उन सबको मार देता है। अब सीन शिफ्ट होकर शहर में एक लैब को दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर जैक, जो कि अपने साथी साइंटिस्ट के साथ एक क्रू की मदद कर रहे हैं, जो कि एक रूम में फंसी थी और उस रूम का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला था, जिसे जैक अपनी सूझबूझ से काबू करके उस क्रू की जान बचा लेता है। उनका बॉस उनके पास आकर जैक को फील्ड पर जाकर कुछ ढूंढने का काम देता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जैक उसी रेगिस्तान में आया है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। टैक्सी वाला जैक को उतार कर चला जाता है। उसी जगह एक बूढ़ा आदमी छोटी सी दुकान लगाए बैठा था। वो जैक को एक कोल्ड ड्रिंक कैन देता है। इस बंजर रेगिस्तान में उसे कोल्ड ड्रिंक मिलती है तो वो सोचता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अब उसकी किस्मत का फैसला तो मूवी की कहानी आगे ही करेगी। अब उसे वहाँ पर रिसीव करने एक खड़ूस कमांडर कॉल आता है और उसे अपनी कंपनी के बेस पर ले जाता है। बेस के रिसेप्शन पर उसे मिकी के साथ जॉन मिलता है। मिकी जैक का पासपोर्ट देख उसे सामान की चेकिंग करती है, जिसमें उसे जैक का एक मशीन चार्ली मिलता है, जो कि एक तरह का ट्रैकर था और वो चीज 2000 फीट नीचे तक के पानी का पता लगा सकता था। चेकिंग के दौरान कार्ल के साथ उनका एक साथी टाइटस भी एक मरे हुए सांप के साथ आता है। अब जैक की एंट्री के लिए मिकी एक डायरी ढूंढती है, जिसे जॉन ने कहां पर रखा है आप देख ही सकते हो। उसकी बदतमीजी के लिए जैक जॉन को मारकर बेहोश कर देता है और मिकी उस डायरी को लेकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जैक और मिकी एक ट्रक से उस टीम की तलाश में निकल जाते हैं जो शुरुआत में डायमंड की खोज में निकले थे। उनके ट्रक के ऊपर बहुत सारा लिक्विड फ्यूल था, क्योंकि उन्हें 1000 किलोमीटर भी भटकना पड़ सकता है इस रेगिस्तान में। कार्ल भी फर्स्ट एड किट ट्रक में लेकर अपने गन्स के साथ लोड करता है। और अब हम यहाँ पे दो नए कैरेक्टर्स मैग्डा और कर्ट से मिलते हैं, जो कि इस ट्रक के ड्राइवर थे। निकलने से पहले टाइटस को एक बूढ़ा आदमी उसे एक हड्डी का लॉकेट देता है, जिस पर एक क्रीपी स्कल का डिजाइन था। अब इनका सफर शुरू होता है और हम देख पाते हैं कि जैक मिकी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है। काफी देर उस रेगिस्तान में भटकने के बाद मिकी को पहले वाला ट्रक दिखता है। जब सब उस ट्रक के पास जाते हैं तो थोड़ी दूर पर उन्हें इंसान की 2 कंकाल मिलते हैं। एक कंकाल के बगल में एक चाकू भी था, जिसे देखकर कार्ल समझ जाता है कि ये बॉडी पॉल की है। सबको डाउट हो रहा था कि इनकी मौत तो 6-7 घंटे पहले हुई होगी, तो इनकी बॉडी डिकम्पोज होकर कंकाल में कैसे बदल गई। मिकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस बुलाने को बोलती है, पर कार्ल का शक उस तीसरे बंदे पर था, क्योंकि वहाँ पर बस 2 ही कंकाल थे। मतलब तीसरे वाले ने इन्हें मारा है। तभी उन्हें टाइटस आवाज देकर अपने पास बुलाता है, जहाँ उन्हें पैरों के निशान मिलते हैं। तो वो उस पैरों के निशान के पीछे चल देते हैं। मैग्डा वहीं ट्रक में थी। अब थोड़ा दूर आने के बाद उन्हें समझ आता है कि शुरुआत में उन्हें 2 पैरों के निशान मिले थे, पर अब उन्हें 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। तभी जैक का मशीन डीप करने लगता है और सब उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं। तो वो सब एक शमशान जैसी जगह पर आते हैं, जिसे देखकर हमें लगता है कि यहाँ काला जादू वगैरह होता है। टाइटस जैक को वहाँ की चीजों को छूने से भी मना करता है और टाइटस के पास जैसा लॉकेट था वैसा ही वहाँ की हड्डियों पर बना था। अब कर्ट वापस उनके पास ट्रक लेकर आता है और वो अपने बेस की तरफ निकलकर एक फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर भेजने की सोचते हैं। तभी उन्हें एक बॉडी का कंकाल मिलता है। मतलब वो तीसरा बंदा भी मारा गया, जिस पर कार्ल को किलर होने का शक होता है। कार्ल बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था, क्योंकि उनके साथियों को किसी ने मार दिया। कार्ल उन्हें इस किलर की खोज में जाने को बोलता है, पर मैग्डा उसे मना कर देती है, क्योंकि रात होने वाली थी। इसलिए वो सब रात वहीं गुजारते हैं। जैक को अपने साथ हुए इंसिडेंट्स याद आते हैं कि कैसे ना चाहते हुए भी वो यहाँ पर आ गया, पर इन सब में बस एक चीज उसके साथ अच्छी हुई कि वो मिकी से मिला। अब वो रेत पर स्केटिंग करता है, जिसे मिकी देख रही थी। अब मिकी उसके मशीन को उसके पास लाती है, क्योंकि वो बहुत देर से डीप कर रहा था, जिसका मतलब वो क्रिएचर इनके पास ही है। पर मिकी और जैक अपने बीच की बॉन्डिंग बनाने में लगे हुए थे, एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए। थोड़ी देर बाद जब वो एक दूसरे के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं तो मिकी ट्रक में सोने चली
जाती है, पर जैक वहीं बाहर रेत पर लेटा रहता है। तभी उसका मशीन जोर जोर से बीप करने लगता है और जैक जब अपने अगल बगल देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। तभी वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर जैक चिल्लाते हुए ट्रक के पास जाकर कार्ल को उठाता है। कार्ल टॉर्च जलाकर जब बाहर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो जैक को समझाता है कि तुम अफ्रीका में हो तो उसने कोई जानवर देखा होगा। तभी मिकी आकर उन्हें बताती है कि उनके साथियों के कंकाल गायब है। कार्ल को लग रहा था कि इसके पीछे जैक का हाथ है, पर जैक उस पर गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हें भी पता है यहाँ कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है, मैं उन हड्डियों का क्या करूँगा। फिर टाइटस उन्हें एक क्यूलू के बारे में बताता है जो कि एक रानी है और वो अपनी प्रजाति की पहली और आखिरी जीव है जो कि डायनासोर्स के पहले से ही है और वो दूसरे जीवों पर आश्रित है। वो अपने शिकार की सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। ये सब बातें कार्ल को बकवास लगती हैं। थोड़ी देर बाद कर्ट और जैक को वापस मशीन से बीप करने की आवाजें आती हैं, तो कार्ल मैग्डा को ट्रक उसी डायरेक्शन में ले जाने को बोलता है, पर मैग्डा उसे सुबह होने का इंतजार करने को बोलती है। सुबह होते ही वो सब उस किलर के पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक जगह आने पर वो सब उतरकर अगल बगल उस क्रिएचर को ढूंढने में लगते हैं, तो क्रिएचर उन्हें एक जगह मिलता है। कार्ल उसे स्नीपर से शूट कर देता है और जब उसे गोली लगती है तो वो किसी कागज की राख की तरह बिखर जाता है। अब सब वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। कार्ल भी शॉक था। उन्हें वहाँ अपने साथियों की गायब हुई हड्डियाँ मिलती हैं, जिसे कोर्ट ट्रक में रख देता है। टाइटस जैक को बताता है कि उसके साथ ऐसा हादसा उसकी जवानी में हुआ था, जब उसने अपने दोस्त की बॉडी की सिर्फ हड्डियों को देखा था। अब सब वहाँ से निकलने का फैसला करके जैसे ही ट्रक स्टार्ट करते हैं तो ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से थोड़ा आग लग जाती है, जिसे मैग्डा काबू में कर लेती है। कर्ट उन्हें बताता है कि उसे इस ट्रक को बनाने में महीनों लग जाएंगे। अब वो सब रास्ता तो भटक ही गए थे और मिकी के रेडियो चेक करने पर उन्हें सिग्नल नहीं मिलता, तो वो सब वहीं रुकने का फैसला करते हैं। उनके पास से एक छोटा प्लेन गुजरता है पर उनका ध्यान उन पर नहीं जाता। मैग्डा जैक को समझाती है कि उनके पास पर्याप्त भोजन पानी है, तो वो 2 दिन में ही पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना करे। अब उन्हें वहाँ रहते हुए काफी दिन हो चुके थे और मानो उन्होंने वहाँ अपनी छोटी बस्ती बसा ली हो। एक रात गार्डिंग करने के लिए क्रोट टाइटस को उठा वो अपने स्लीपिंग बैग में सोने चला जाता है। तभी अचानक टाइटस को किसी के होने का एहसास होता है और हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर कर्ट के पास चला गया। जब टाइटस कर्ट को उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके एक साइड का फेस डिकम्पोज होकर कंकाल में बदल गया है। अब वो आवाज देकर कार्ल और अपने दोस्तों को बुलाता है। उनके आने से पहले वो क्रिएचर्स जो कि टिनी पार्टिकल्स में बदल गए थे, मानो ब्लैक रेत जैसे हो गए हों, वो टाइटस को भी अपने शिकंजे में घेरने लगे थे। तभी कार्ल आकर उस स्लीपिंग बैग पर फायर करने लगता है। जैक और मिकी घायल टाइटस को ट्रक में लेकर जाते हैं। गोली मारने से उनका कुछ भी नहीं हो रहा था। वो क्रिएचर उनकी ओर बढ़ते ही जा रहा था, तो कार्ल पेट्रोल डालकर लाइटर जलाकर उसके करीब आने का इंतजार कर रहा था। मैग्डा उसे आग जलाने से मना करती है, पर कर्ट का इरादा अटल था। पर जैक उन्हें बताता है कि वो क्रिएचर वापस जा रहा है पेट्रोल की वजह से। तब कार्ल शांत हो जाता है। अब सब टाइटस को देखने लगते हैं, पर जैक ने ट्रक के चारों ओर पेट्रोल डालकर सबको सुरक्षित घेरे में कर देता है। तभी जैक देखता है कि उस क्रिएचर ने कर्ट के कंकाल में समाकर एक खौफनाक रूप ले लिया है। उसे देख कार्ल उस पर हमला करता है, तो वो क्रिएचर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ थोड़ी जैक और कार्ल में झड़प होने लगती है, क्योंकि जैक कार्ल को गोली मारने से रोक रहा था। उन्हें मिकी रोककर समझाती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है। अब सब प्लान बनाते हैं कि वो पैदल ही अपने बेस में जाकर मदद लाएंगे और इन सब में मैग्डा टाइटस के साथ वहीं ट्रक में रहेगी। सुबह कार्ल, मिकी और जैक तीनों पैदल ही रेगिस्तान में बढ़ रहे थे। बहुत देर चलने के बाद उन्हें उनकी ओर एक रेतीला तूफान आते हुए दिखता है, जिसमें वो सब फंसते हैं। तूफान जाने के बाद वो सब दोबारा उठकर अपने सामान को देखते हैं, जिसमें जैक का मशीन टूट गया था और उन्होंने अपने साथ एक पेट्रोल का बॉक्स भी लिया था, जिसका ज्यादातर पेट्रोल रेत में ही गिर गया था। चलते चलते रात हो जाती है और वो एक जगह रुकने का फैसला करके अपने चारों ओर पेट्रोल डालकर घेरा बना लेते हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। तभी वो क्रिएचर मैग्डा के कंकाल में वहाँ पर आता है और उसने अपने फेस की जगह मैग्डा का फेस लगाया था। पेट्रोल के घेरे की वजह से वो उसके पास तो नहीं आ पाता, तो वो वहाँ से चला जाता है। सुबह उन्हें रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। इधर उधर ढूंढने पर उन्हें अपने पुराने दोस्तों का वही ट्रक मिलता है, जिसे लेकर वो शुरुआत में उस अंडे के पास आए थे। तो सबसे पहले वो अपने लिए मदद बुलाते हैं और फिर सब जैक के पीछे उस अंडे में सावधानी से घुस जाते हैं। अंदर जाने पर जैक समझता है कि ये जगह उसी क्वीन क्रिएचर की है और ये चींटियों की
प्रजाति का विकसित रूप है। अब उनका साथी जॉन ऊपर आ गया था और वो पहले आए हुए लोगों की डेड बॉडी को देखता है। इधर तीनों समझ गए थे कि टाइटस की बातें सही थी। इधर जॉन उन्हें बुलाकर गन पॉइंट पर लेकर उनकी बाकी साथियों के बारे में पूछता है तो वो सब उसे सच्चाई बताते हैं, पर जॉन को लग रहा था कि उन्होंने डायमंड चुराकर अपने साथियों को मार दिया है, इसलिए वो उन्हें हथकड़ी पहनाकर उन सबको अपनी जीप पर बैठाकर कैंप की ओर बढ़ता है। अब तीनों समझ गए थे कि वो क्रिएचर पूरी दुनिया को बर्बाद करने की क्षमता रखता है, इसलिए अगर उन्होंने अभी उसे नहीं रोका तो बाद में रोकना इम्पॉसिबल होगा। इसलिए कार्ल पीछे की विंडो को लात मारकर उसे तोड़कर जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उससे हथकड़ी डालकर जीप के पीछे बैठाकर वो सब एक माइन की ओर जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि क्रिएचर अपनी एक कॉलोनी बसाना चाहता है। वो सब उस माइन के पास आते हैं। उनके पास एक लिक्विड एक्सप्लोसिव था जिसे कार्ल अपने पास रखकर जॉन को वहीं जीप पर छोड़कर माइन के अंदर सावधानी से आता है। उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा होता तो जैक को वहाँ एक पुराना जनरेटर मिलता है जिसे वो चालू कर देता है। अब उस माइन में रोशनी तो आ गई थी। धीरे धीरे वो लोग माइन के अंदर जा रहे थे और हम देख पाते हैं कि उस क्रिएचर को भी उनके होने की खबर लग गई थी। कार्ल क्रिएचर को देख उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसे अकेले अंदर जाने से जैक और मिकी दोनों रोक रहे थे, पर वो नहीं रुकता और क्रिएचर उस पर हमला करके उन पर एक पिलर गिरा देता है। जैक उस क्रिएचर का ध्यान भटकाकर अपनी ओर भगाकर उसे एक गड्ढे में गिरा देते हैं और मिकी कार्ल को उठा उस गड्ढे के पास आती है। कार्ल उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता ही है कि वो क्रिएचर उसका पैर पकड़कर उसे गड्ढे में खींच लेता है। कार्ल के एक हाथ को उन दोनों ने पकड़ रखा था, पर कार्ल उनका हाथ छोड़कर उस लिक्विड एक्सप्लोसिव से उस क्रिएचर के साथ खुद को उड़ा देता है। अब जैक और मिकी एक्सप्लोसिव से बचते हुए माइन के एक हिस्से में आ जाते हैं जहां उन्हें रानी का एक कोकून लायक चीज दिखती है और जहां वो थे उस जगह को भी उस क्रिएचर ने घेर लिया था। तो उन्हें ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वही कोकून उन सबका कंट्रोल है। जैक अपने दोस्तों को याद करके उस कोकून में चाकू मार देता है जिससे वो अजीब क्रिएचर मर जाते हैं और माइन के कोलैप्स होने से पहले दोनों सही सलामत बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें सामने कुछ दिखता है जिससे वो शॉक्ड हो जाते हैं। मूवी के एंड में हम दोनों को बेस के बाहर टैक्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं जिसमें मिकी कुछ सामानों को रख कर वहाँ से चली जाती है और हम देख पाते हैं कि उसके सामान में रानी का एक कोकून था। वो दोनों बाहर शायद जॉन की बॉडी को देखकर शॉक्ड हुए होंगे और उन्हें बाद में उस डेजर्ट में और भी कोकून मिले होंगे जिसे मिकी शहर के लैब में लेकर जा रही होगी और जैक उस क्रिएचर की तलाश में अभी भी वहीं पर है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट तो आया नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना गलत होगा, ये बस मेरी थ्योरी है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।